कहानी की शुरुआत होती है साल 1940 में, जब आर्मी ऑफिसर जोन को पकड़ लिया गया और उसे एक कागज पर दस्तखत करने को कहने लगे जिसमें लिखा हुआ था कि वो एक जासूस है। और क्योंकि ये बात झूठ थी इसीलिए जोन ने साइन करने से मना कर दिया। तभी वो लोग जोन की बीवी को भी ले आए जिसे सिपाहियों ने इतना टॉर्चर किया था कि अब वो भी जोन के जासूस होने वाली बात को कबूल रही थी। इसके बाद कई कैदियों को एक प्रजनन कैंप में भेज दिया गया। उन्हें बताया गया कि ये पूरा इलाका उनकी जेल ही है क्योंकि वो जगह बर्फ से घिरी हुई थी, इसीलिए अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो जिंदा नहीं बच पाएगा। भगोड़ों के सर पर इनाम भी रखा जाता था, इसीलिए जो लोकल लोग हैं वो भी मार देंगे तुम्हें। फिर सभी कैदियों के सर मुंडवा दिए गए और रात को जब खाने का समय हुआ तो उन्हें बहुत ही कम खाना मिला। विटामिन की कमी की वजह से बहुत सारे आदमियों को रात को दिखना कम हो गया था। फिर स्मिथ नाम के आदमी ने गलती से थोड़ा खाना गिरा दिया। एक मजबूर कैदी तुरंत उस पर झपट पड़ा, लेकिन स्मिथ ने तुरंत पैर रखकर अपना खाना बचा लिया। जोन को उस आदमी पर दया आई और उसे अपना खाना दे दिया। इस पर स्मिथ ने उसे कहा कि ज्यादा दयालु बनना भारी पड़ेगा, यहाँ पे लाडले जान चली जाएगी यहाँ पे। स्मिथ के वहां से जाने के बाद रॉय नाम के कैदी ने जोन को बताया कि वो एक अमेरिकन है। सिर्फ इसी वजह से उसे पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। जोन ने बताया कि मुझे भी झूठे आरोप में फंसाया गया है भाई, जिस पर रॉय हंसते हुए बोला कि मैंने तो बस गलत मूवी में एक्टिंग कर ली, ये गुनाह है मेरा। फिर अंदर हम वाका नाम के एक कैदी को देखते हैं जो जुआ खेल रहा था। रॉय ने जोन को उसके बारे में बताया कि ये एक खतरनाक बदमाश है। गार्ड्स वाका को कुछ भी करने से नहीं रोकते, इसीलिए सब लोग उससे डरते हैं। कुछ दूसरे कैदियों को गुलाम मजदूरों के तौर पर पकड़ा गया था। अब जोन बात करने लगा कि भाई यहाँ से भागना हो तो क्या करें, लेकिन रॉय ने कहा कि नामुमकिन है भाई। उसने चेतावनी दी कि जिंदा नहीं बच पाएगा भाई। उसी वक्त वाका ने एक कैदी से उसकी स्वेटर मांगी। जब उस आदमी ने मना किया तो वाका ने चाकू निकालकर उसे घोंप दिया। फिर एक दूसरे कैदी ने उसका स्वेटर उतारकर वाका को दे दिया, जिसे देकर उसने जुए में हारे हुए पैसे एक तरह से चुकते कर दिए। दिन बीतते गए और जोन ने धीरे धीरे कैंप के तौर तरीकों में खुद को ढाल लिया। कैदियों को बर्फ में कोयला निकालने और लकड़ियां काटने का काम करना पड़ता, लेकिन उन्हें खाना बहुत कम दिया जाता और उनके सोने की जगह बिल्कुल भी गर्म नहीं थी। उन्हें नए कपड़े और जूते तक भी नहीं मिलते थे। एक रात जोन को अपने कपड़ों में कुछ जुएं मिली और रॉय कहने लगा कि मेरे पास इसका एक पुराना घरेलू इलाज है। उसने जोन से कहा कि आजा बाहर चल, पर तभी अचानक उन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई दी। जल्द ही उन्हें समझ आया कि कोयले की खदान में धमाका हुआ है। जब रॉय उसके कपड़े को बर्फ में दबा रहा था तो जोन टावर को देखकर भागने के बारे में सोच रहा था। रॉय ने बताया कि मेरा एक दोस्त है लाजर, वो हमें यहाँ से निकाल सकता है। जिसके बाद वो प्लान के बारे में बातचीत करने लगे और ये तय किया कि यहाँ से भागकर अगर वो साउथ की डायरेक्शन में जाते रहे तो मंगोलिया देश पहुंच जाएंगे। लेकिन इतने लंबे रास्ते के लिए उन्हें खाना इकट्ठा करना होगा और साथ ही ठंड कम होने का इंतजार भी, क्योंकि इस बर्फ में तो मारे जाएंगे। इसके बाद रॉय ने सिगरेट्स के बदले में खाना लेना शुरू किया, जिसे उसने लकड़ी के डीले फर्श के नीचे छुपा दिया। जोन ने दबाए हुए कपड़ों को चेक किया और देखा कि सारी जुएं वहीं जमा हो गई थीं। कुछ समय बाद सिपाही कैदियों को काम पर ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तेज बर्फबारी आंधी की वजह से उनका चलना मुश्किल होने लगा और कुछ आदमी गिरने लग गए। सिपाहियों ने कैदियों को थोड़ी देर के लिए लेटने दिया, ये कहते हुए कि हमें कोई परवाह नहीं है, अगर तुम मर भी गए तो। जब स्मिथ ने शिकायत की तो उसके सर पर बंदूक तान दी गई, लेकिन वो गार्ड को नजरअंदाज करके जंगल की तरफ जाने लग गया। फिर सिपाही भी सभी कैदियों को जंगल के अंदर ले गए। कैदियों ने जल्दी से लकड़ियों को जोड़कर एक छोटा सा बसेरा बना लिया और वो स्मिथ को भी साथ शामिल होने को कहने लगे। अगले दिन सभी कैदियों में से स्मिथ और जोन को कोयले के काम के लिए चुना गया। वहाँ उन्हें लगातार खांसी का सामना करना पड़ा क्योंकि सांस लेना बहुत मुश्किल था। ऊपर से गुफा के अंदर कभी भी टूट फूट शुरू हो जाती। हवा की कमी की वजह से जोन गिर पड़ा और उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो अपने घर पहुंच गया हो। वो अपने भ्रम में अपने घर की तरफ बढ़ने लगा कि तभी ये गार्ड उसे गोली मारने को पूरी तरह तैयार था। खुशकिस्मती से स्मिथ ने उसे समय पर वापस खींच लिया। उसका शुक्रिया अदा करते हुए जोन ने उसे अपने भागने के प्लान के बारे में बताया, लेकिन स्मिथ ने कहा कि रॉय तो सालों से लोगों को पागल बना रहा है, जो भी नया कैदी आता है उसके साथ ऐसा ही करता है वो। फिर भी जोन भागने की जिद पर अड्डा रहा और स्मिथ उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। उस रात जोन रॉय को बिस्तर से खींचकर बाहर ले आया ताकि उसे दिखा सके कि आंधी इतनी तेज है कि उनके पैरों के निशान ढक जाएंगे, इसीलिए उन्हें अभी निकल जाना चाहिए।
लेकिन रॉय जिद करने लगा कि ये मुमकिन नहीं है और खाना कम होने के बहाने देने लगा। इस पर जोन सोच में पड़ गया कि ये आदमी मुझे पागल तो नहीं बना रहा। लेकिन उसी वक्त वाका ने दोनों को देख लिया तो वो वापस अंदर चले गए। इसी बीच आंद्रेस को पता चल गया कि काजिक नाम का एक कैदी अपनी रात को ना दिखने वाली बीमारी को छुपा रहा है। इस पर काजिक कसम खाने लगा कि दिन में उसे बिल्कुल ठीक दिखता है। रात को भाई तेरा कंधा पकड़ के चल लूंगा ना, क्या हो गया। उसने आंद्रेस से अपने प्लान को छुपाने की गुजारिश की ताकि वो भी इस प्लान का हिस्सा बना रहे। इसी दौरान स्मिथ ने अपनी सोने की घड़ी लाजर को दे दी ताकि वो उसी में भागने की जानकारी ले सके। फिर लाजर ने बताया कि उन्हें भागने के लिए जनरेटर बंद करना होगा, जिससे उन्हें 10 मिनट का घोर अंधेरा मिलेगा और उन्हें भागने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये काम तब करना होगा जब फौजियों की शिफ्ट बदलती है। जब वो लोग सही समय का इंतजार कर रहे थे, तभी वाका ने अचानक से जोन पर झपट्टा मार दिया और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर कहा कि मुझ पर जुआरियों का बहुत कर्ज है, इसीलिए वो भी यहाँ से भागना चाहता है। जोन की गर्दन पर चाकू था। वो इस हालत में नहीं था कि मना कर पाए, तो भाई को मानना ही पड़ा। जैसे ही भागने का समय आया तो कैदियों ने जनरेटर बंद कर दिया और तारों को काट कर भाग गए। अलार्म तुरंत बज गया, लेकिन आंधी की वजह से गार्ड्स को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और ना ही उनके पैरों के निशान बचे। वो अपने कुत्तों के साथ जंगल में घुस गए, इस उम्मीद के साथ कि उनकी नाक भगौड़ों को ढूंढ ही लेगी। 7 कैदी जंगल में जितना हो सके उतना तेज भाग रहे थे। थोड़ी ही देर में वो इतना थक गए कि आगे बढ़ना अब मुश्किल था। तब जोन ने हांफते हुए उन्हें याद दिलाया कि कुत्ते बहुत तेज भागते हैं, हमें चलते रहना होगा। उन्होंने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बर्फ उनकी आंखों को अंधा करने लग गई थी। इसीलिए अब वो छुपने की जगह ढूंढने लगे। जोन ने रुकने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि ये आंधी ही गार्ड्स को भी तो रोक रही होगी जैसे उन्हें रोक रही है। फिर उसने वाका का चाकू लिया और पेड़ों की छाल काटकर अपने लिए एक मास्क बना लिया, जिससे वो अपने चेहरे को बर्फ से बचा सकेंगे। अब वो बिना किसी दिक्कत के चल सकते थे। कुछ समय बाद जब आंधी रुकी तो वो लोग आराम करने के लिए एक जगह बैठ गए और उन्होंने अब अपना पूरा खाने का सामान इकट्ठा किया। तब जोन ने देखा कि वाका ने रॉय की जैकेट पहनी हुई थी। तब वाका ने बताया कि रॉय लगभग हमें धोखा देने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया और उसका जमा किया हुआ सारा खाना लेकर आया हूँ। फिर जब उन्होंने दोबारा सफर शुरू किया तो स्मिथ ने चुपके से जोन से कहा कि वाका को साथ लेना शैतान से सौदा करने जैसा है। इसके बाद अचानक दूर से उन्हें चीखों की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन वो सिर्फ भेड़िए थे। दिन बीतने लगे और जोन जैसे तैसे अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए धूप की दिशा को देखकर रास्ते का चुनाव करने लगा। ये सब देखकर वाका बहुत खुश हुआ। उसने जोन से कहा कि कुछ भी हो भाई, मैं तेरा साथ दूंगा। ये लोग मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोलेंगे, तू सुनना मत। फिर अगली बार जब वो आराम करने बैठे तो जोन समझ गया कि उन्हें पास वाली झील तक पहुंचने के लिए अभी 3 या 4 हफ्ते लगेंगे, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही हफ्ते का खाना बचा है। इसीलिए उन्हें शिकार करना होगा या मछलियां पकड़नी होंगी। वाका खेतों के साथ में बसे हुए गांव को लूटना चाहता था, लेकिन बाकी सबने इससे मना कर दिया। इसी दौरान काजिक लकड़ी ढूंढने चला गया, लेकिन फिर रात हो गई और इसीलिए उसे दिखाई देना बंद हो गया, जिसकी वजह से वो बेचारा जंगल में खो गया। वो वापसी का रास्ता ढूंढते हुए भटकने लगा, लेकिन ठंड की वजह से उसे भ्रम होने लगे। तभी उसे अपना पुराना टीचर पास खड़ा दिखाई दिया और दूर एक शहर नजर आया। उसने सोचा कि आखिरकार वो लोगों तक पहुंच ही गए, लेकिन जब दूसरे लोग उसे ढूंढने के लिए निकले तो वो ये देखकर टूट गए कि काज एक कैंप से सिर्फ कुछ मीटर दूर ही जमकर मर चुका था। उन्होंने उसे दफनाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हालांकि वाका का ये कहना था कि खाने के लिए एक मुंह कम हो गया, ठीक है, अपना खाना ज्यादा दिन चलेगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ हफ्ते बाद सभी आदमी खाने के लिए बेहाल हो गए, इतना कि वो जमीन से कीड़े और घोंसलों से अंडे पकड़ने लगे। उनके शरीर इतने थक चुके थे कि आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने एक गुफा में पनाह ली, जहां टोमास ने होश में रहने के लिए दीवारों पर पेंटिंग बनानी शुरू की। एक रात वाका ने जोन से पूछा कि इनमें से कौन सबसे पहले मरेगा। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि अब वो अपने ही साथियों को खाने के लिए तैयार था। अचानक से उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी और उन्होंने देखा कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए जानवर को खा रहे थे। आदमी दौड़ते और चिल्लाते हुए लकड़ियां हिलाने लग गए, जब तक कि भेड़िए डरकर भाग नहीं गए वहां से। फिर जोन ने देखा कि उसके सभी दोस्त इतने भूखे थे कि जानवरों की तरह उस जीव के शरीर को खाने लगे। इससे तंग आकर जोन ने अकेले ही झील ढूंढने का फैसला किया और दूसरों से कहा कि अगर मैं 1 हफ्ते में वापस ना आऊं तो बिना मेरे ही सफर को जारी रखना। एक लंबा सफर तय करने और बारिश से बचने के बाद जोन को फिर से भ्रम होने लग गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो कैंप वापस आ गया और उसने बताया कि उसे झील मिल गई है। थोड़ा आराम करने के बाद जोन सभी के साथ झील की तरफ निकल पड़ा और 3 दिन चलने के बाद वो वहां पहुंच भी गए। वहां थोड़ा ताजा होने के बाद वो बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे। जंगल पार करते हुए उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि कोई तो उनका पीछा कर रहा है।
फिर उन्होंने बड़ी चालाकी से उस इंसान को घेर लिया और वाका ने तो लगभग उस पर हमला कर ही दिया था, लेकिन जोन ने उसे एंड मौके पर रोक दिया। वो रहस्यमयी इंसान एरिना नाम की एक पोलिश लड़की थी, जो बेचारी खुद भी उनकी तरह कहीं से भाग कर आ रही थी और खाने और सुरक्षा के चक्कर में उनका पीछा कर रही थी। जोन उसे साथ ले जाना चाहता था, लेकिन बाकियों ने मना कर दिया क्योंकि उनके पास इतना खाना नहीं था और वो लड़की है तो उनकी रफ्तार को भी धीमा कर देगी। कुछ देर बाद उन्हें कीचड़ में फंसा हुआ एक जानवर मिला जो उनका रात का खाना बना, लेकिन आंद्रेस पीछे कुछ देखकर झुंड से अलग हो गया और फिर शाम को वो आयरीना के साथ वापस आया। अगली सुबह उन्होंने कुछ चीजें मिलाकर एक साबुन बनाया और आखिरकार अपने कपड़े धो दिए। उन्होंने अच्छी तरह शेव भी की, हालांकि वाका ने उनकी मदद लेने से मना कर दिया और खुद ही अपनी दाढ़ी काटने लगा। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि झील का एक हिस्सा बर्फ से जमा हुआ है। बर्फ पतली और कमजोर लग रही थी, लेकिन आयरीना फिर भी उस पर दौड़कर दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो गई। ये देखकर बाकी सब भी उसके पीछे चले। वो तो कई बार फिसल कर गिरे भी, लेकिन खुशकिस्मती से सभी दूसरे पार तक पहुंच गए। अब जंगल से गुजरते हुए स्मिथ ने आयरीना से उसके अतीत के बारे में पूछा और वो बताने लगी कि रशियन सिपाहियों ने उसके माँ बाप को मार दिया था, लेकिन स्मिथ को उसकी इमोशनल कहानी में कुछ अजीब बातें लगी। कहीं ना कहीं वो समझ गया था कि ये लड़की झूठ बोल रही है, क्योंकि उसके एक्शन से पता चल रहा था कि वो जर्मन इलाके से है। फिलहाल के लिए उसने बात को जाने दिया, लेकिन एरिना से कहा कि वादा करो कि तुम दोबारा झूठ नहीं बोलोगी। कुछ समय बाद उन्हें दूर एक कस्बा दिखाई दिया और उन्होंने खाना लेने के लिए चुपके से वहां घुसने का प्लान बनाया, लेकिन इसमें पहचाने जाने का बहुत बड़ा जोखिम था। अगर किसी भी तरीके से जेल तक ये बात फैल गई कि वो इस तरफ आए हैं, तो उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया जाएगा और वो लोग ये जोखिम नहीं उठा सकते। इसीलिए फैसला हुआ कि जंगल के रास्ते से घूम कर निकलेंगे। शाम को उन सब ने देखा कि वाका वहां से गायब है और सब सोचने लगे कि कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दे दिया। उसी पल वाका वापस आ गया और स्मिथ गुस्से में उस पर झपट पड़ा और उसे गालियां देने लगा। तभी वाका ने अपना बैग खोलकर मरे हुए जानवर दिखाए और कहा कि यार, एक कुत्ते को भी मारना पड़ा, जीने का यही घिनौना रास्ता बचा है हमारे पास। वो एक चुराई हुई शराब की बोतल भी लाया था और कहने लगा कि आज मेरा बर्थडे है, चलो मनाते हैं। रात को खाने के दौरान वाका ने एक फोक सॉन्ग गाना शुरू किया और आयरीना भी उसके साथ गाने लगी, जिससे वाका को एहसास हुआ कि वो भी उसकी तरह सड़कों पर रही है। अब सबको पता चल चुका था कि आयरीना ने झूठ बोला था, इसीलिए आयरीना ने आखिरकार अपनी कहानी सुनाई। उसके माँ बाप दोनों जासूस थे। कुछ साल पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बच्चों को अनाथ आश्रम भेज दिया गया। उस अनाथ आश्रम में जब मेरा भाई मर गया तो मैंने वहां से भागने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने सफर जारी रखा, लेकिन रास्ते में एक जगह ऐसी आई कि वहां बहुत ज्यादा मच्छर थे, जिस वजह से उन सबके चेहरे सूजकर बिगड़ गए। जब उन्होंने कुछ लोकल लोगों को गुजरते देखा तो नोटिस किया कि मच्छर उनके ऊपर हमला नहीं कर रहे। पकड़े जाने के डर से उन्हें छुपे रहना पड़ा, लेकिन जोरॉन बाहर निकलकर एक आदमी से इस बात का राज पूछने चला गया, जिसके बाद उस आदमी ने उसे एक हार पहना दिया जो मच्छरों को दूर रखता है। जिसके बाद सब शांति से अपना सफर जारी रख पाए। दिन बीतते गए और आयरीना ने एक एक करके सबसे बात की, उनकी कहानियां जानी। आंद्रेस एक वक्त पर प्रीस्ट हुआ करता था, टोमास एक पेस्ट्री शेफ जो एक एक्टर बनना चाहता था, जोरोन एक अकाउंटेंट था जिसने एक बार नासमझी में किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग की फोटो खींच ली, जिसके बाद उसे जासूसी के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया, और स्मिथ एक इंजीनियर जो काम ढूंढने के लिए रशिया आया था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके बेटे को गोली मार दी गई। अगली बार जब वो आराम के लिए रुके तो आयरीना ने स्मिथ के पैरों के घाव अपनी स्कर्ट के कपड़े से साफ कर दिए। जल्द ही वो कुछ रेल की पटरियों तक पहुंच गए थे और जोन ने हिसाब लगाया कि बॉर्डर तक पहुंचने में लगभग 4 दिन लगेंगे। बस इस इलाके में कई किसान और गार्ड हैं, इसीलिए उन्हें इस जगह को रात होने से पहले पार करना होगा। जब वो इंतजार कर रहे थे तो वाका अपने ताबीज को घूरता रहा। तभी जोरोन ने उसका किसी बात पर मजाक उड़ाया और वाका ने तुरंत उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद बाकी लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। कुछ घंटों बाद सब लोग खुश हो गए जब वो आखिरकार बॉर्डर पार करके मंगोलिया में घुस गए। लेकिन वाका ने कहा कि मैं रशिया में ही रहूंगा। उसने और जोन ने अलग होने से पहले एक आखिरी बार हाथ मिलाया। अब बाकी सब रेगिस्तान से गुजरते हुए शहर की तरफ जा रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन थोड़ी देर बाद माहौल फिर से खराब हो गया जब उन्होंने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था कि मंगोलिया अब रशियन लोगों के कंट्रोल में है। अब बेचारों ने शहर जाने की बजाय रेगिस्तान में ही रुकने का फैसला किया। फिर उन्होंने एक बुद्धिस्ट मंदिर ढूंढा
ये सोचकर कि मक्स किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, और वो तुरंत अंदर चले गए। लेकिन वो जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। जमीन में दफन की हुई कई खोपड़ियां मिलने के बाद आंद्रियस ने बताया कि रशिया में भी यही हुआ था। पादरियों को गोली मार दी गई या गिरफ्तार कर लिया गया और धर्म पर हर तरह से बैन लगा दिया गया था। आंद्रियस के चर्च को भी इसी तरह तोड़ दिया गया था, और जब उसने चर्च को देखा तो गुस्से में आकर उसने एक जवान गार्ड को मार दिया था। सभी चर्चा करने लगे कि क्या किया जाए, और इस फैसले पर पहुंचे कि इंडिया में ही बचा जा सकता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए चाइना को पार करना होगा। अगले कुछ हफ्तों तक वो तपती धूप के नीचे रेगिस्तान में चलते रहे। एक दिन अचानक उन्हें कुछ घुड़सवारों ने घेर लिया, तो उन्होंने अपने आप को तिब्बत जा रहे अमेरिकन्स बताया। खुशकिस्मती से उन घुड़सवारों ने उन पर विश्वास कर लिया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। फिर कुछ देर बाद एक जवान घुड़सवार वापस आया, जिसे दूसरों ने उन्हें पानी देने के लिए भेजा था। दिन बीतते रहे और वो लोग धूप से बचने के लिए टहनियों और कपड़ों के टुकड़ों से अपने सर और पैर ढककर चलते रहे। उन्होंने पानी को बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वो खत्म हो गया। तभी स्मिथ को कुछ दूर पेड़ दिखाई दिए, लेकिन जोन ने उसे समझाया कि तुझे वहम हो रहा है, और उसने सबको दक्षिण की तरफ बढ़ते रहने को कहा। जब स्मिथ बहुत घबरा गया तो बाकी लोगों ने उसे शांत करते हुए उसका साथ देने का फैसला किया। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने अपने ऊपर एक पक्षी को उड़ते हुए देखा, जिससे ये साबित हो गया कि स्मिथ को वहम नहीं हुआ था। सभी खुश होकर जितना तेज हो सके उतना तेज दौड़ने लगे, और आखिरकार उन्हें कुआं मिल गया। उन्होंने बहुत सारा पानी पिया और रात के लिए वहीं पर अपना कैंप भी लगाया। सुबह वो जितनी बोतलें और बर्तन भर सकते थे भरकर दक्षिण की तरफ चल पड़े। कुछ दिन बाद जब उनका सामना एक रेत के तूफान से हुआ तो सभी घबरा गए और एक नजदीकी खड्डे की तरफ भागने लगे। उन्होंने अपने आप को छुपा कर रखा जब तक कि तूफान गुजर न जाए। खुशकिस्मती से सभी बच गए, लेकिन उनका सारा पानी खो गया। आने वाले दिनों में आयरीन और तोमास बहुत बीमार हो गए, इसीलिए स्मिथ कुएं तक वापस जाने की बात करने लगा। लेकिन जोन ने कहा कि पता कैसे लगाएं किस तरफ है वो कुआं। उनका सफर जारी रहा और वो लोग प्यास कम करने के लिए पत्थरों को चूसने लगे। अचानक आयरीन गिर पड़ी और बाकियों ने देखा कि उसके पैर सूज गए थे। उसने कहा कि वो उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन बाकी लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। सभी ने चलना जारी रखा और जल्द ही आयरीन दोबारा गिर गई, लेकिन उसने तब भी आराम करने से मना कर दिया। इसके बाद आंद्रेस उसे उठाकर चलने लगा। कुछ घंटों के बाद आयरीन ने आंद्रियस से कहा कि उसे नीचे रख दे। उसने सबको एक आखिरी बार देखा और बेचारी मर गई। उन सब ने उसे रेत में दफनाया और उसके लिए प्रार्थना करने लगे। सभी ने एक बार फिर से सफर जारी रखा। हर गुजरते दिन के साथ उनके पैरों के घाव और खराब होते चले गए। तो मास उन सबका हौसला बनाए रखने के लिए सबके चित्र बनाने लगा और उसने एक मुस्कुराती हुई आयरीन की एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई। लेकिन ये उसकी बनाई आखिरी पेंटिंग थी, क्योंकि इसके बाद वो भी मर गया। उसे भी वहीं दफन करके ग्रुप आगे बढ़ गया। कुछ दिन बाद जोन ने दूर पहाड़ियां देखकर कहा कि पानी की खोज करने हमें वहां चलना चाहिए, मगर स्मिथ इतना थक चुका था कि वो बेचारा हिल भी नहीं पा रहा था। उसने कहा कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। जोन ने जोरोन और आंद्रेस को आगे भेजा, जबकि खुद वो स्मिथ के पास ही रुका रहा, जो कि गिर चुका था। शाम तक जोन स्मिथ को घसीटकर दोस्तों के कैंप तक ले आया, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें अभी तक पानी नहीं मिला था। अगली सुबह जोरोन जाग गया जब उसे महसूस हुआ कि एक सांप उसकी टांगों के बीच से गुजर रहा है। उसने उस सांप का पीछा किया और एक छोटा सा पानी का गड्ढा ढूंढ लिया। आदमियों ने झुककर पानी पिया और कुछ पानी स्मिथ के मुंह में भी डाल दिया, क्योंकि वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने सांप को मारकर दोपहर के खाने में पका लिया। तभी खाना खाते वक्त आंद्रियस का एक दांत गिर गया। उस रात स्मिथ ने जोन से कहा कि मुझे छोड़कर चले जाओ, लेकिन जोन ने कहा कि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें छोड़कर हम नहीं जाएंगे। बातों बातों में जोन ने कहा कि मैं किसी भी हाल में एक बार दोबारा अपनी पत्नी को देखना चाहता हूँ। बेचारी को फौजियों ने बहुत टॉर्चर किया था। उसकी ये कहानी सीधा स्मिथ के दिल पर जाकर लगी। अगले दिन वो आगे बढ़ने के लिए उठ खड़ा हुआ और उन्हें जल्द ही एक नदी मिल गई। इससे उन्हें इतनी ताकत मिल गई कि वो लोग पहाड़ियों की तरफ बढ़ सकें और आखिरकार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पार करके वो हिमालय की पहाड़ियों तक पहुंच गए। इन बर्फीली पहाड़ियों में उन्हें एक छोटा सा निशान मिला जो तिब्बत को दर्शाता था। उन बर्फीली पहाड़ियों में उन्हें एक मख मिला जिसने उन्हें बताया कि इंडिया अब पास ही है, और साथ ही वो उन्हें अपने साथ पास की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में ले गया। उन्हें आखिरकार इतने लंबे समय के बाद असली खाना मिला। वहाँ पर मक्स के लीडर ने कहा कि इंडिया जाना चाहते हो तो थोड़ा वेट करो, ठंड को जाने दो, बर्फीले तूफान में बच नहीं पाओगे। सोने से पहले जोन ने कहा कि हमें निकलना चाहिए, इंडिया में ही हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बाकी लोग मक्स की बात से सहमत थे, वो यहीं पर रुकना चाहते थे।
फिर वो अपने भविष्य के बारे में बात करने लगे। आंद्रियस जर्मनी और रशिया के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना चाहता था। जोरोन चाहता था कि मैं टोमास की बनाई हुई तस्वीरें न्यूज़पेपर में छपवाऊं। मैं दुनिया को हमारी कहानी के बारे में बताना चाहता हूं। वहीं बेचारा जोन पोलैंड वापस तो जा नहीं सकता था, इसीलिए वो तो बस चलते रहना चाहता था। वहीं स्मिथ अपने घर अमेरिका वापस जाना चाहता था। उसने कहा कि मैं चाइना की तरफ जाऊंगा। मक्स ने वादा किया था कि हमारा एक कॉन्टैक्ट है, हम तुम्हें अमेरिका भेज सकते हैं। अगली सुबह जोन ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। जब जोरोन और आंद्रियस ने उसे देखा तो वो स्मिथ को आखिरी अलविदा कहकर अपने दोस्त के पीछे निकल पड़े। कुछ समय बाद तीनों आखिरकार इंडिया पहुंच गए थे। भारत के लोगों ने उनका बहुत प्यार से स्वागत किया और मदद भी की। अगले 50 सालों तक जोन का कोई एक ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर आखिरकार पोलैंड आजाद हुआ। जोन ने अपना पुराना घर ढूंढा और छुपी हुई चाबी से दरवाजा खोला। अंदर जाते ही वो खुशी से भर गया, क्योंकि उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।